नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है MEP मैक्स इंग्लिश पॉइंट में। और सो फार हम मिशन विजय भव की जो सीरीज चला रखी है हमने, उसमें टेस्ट 19 चल रहा है। आज का जो रहेगा टॉपिक वो रहेगा प्रोवर्ब्स। तो अपनी जो सीरीज है वो है मिशन विजय भव। आगे आने वाले जो कॉम्पिटिशन्स हैं, चाहे वो किसी प्रकार का कॉम्पिटिशन है, इंग्लिश ग्रामर में जो बढ़िया क्वेश्चन है उनको मैं लेके आ रहा हूँ। उसके साथ में ही हम ये देख रहे हैं कि जो ये क्वेश्चंस हैं उनको करने का तरीका क्या रहता है। हमें कौन से क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ना चाहिए, कौन से क्वेश्चन उनको अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन से ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उनको 2 बार पढ़ना चाहिए। ये सभी चीज़ें हम इसमें सीख रहे हैं और सो फार इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है। तो एक चीज़ और मैं आपसे कहूँगा कि आप भी थोड़ा सा और विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाने के लिए अपने स्टेटस पे जब ये वीडियो आए तो कम से कम अपने स्टेटस पर लगाएं और जहाँ तक हो सके उसको शेयर करें। जब आप को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप भी उस मुहिम का एक हिस्सा होते हो, तो आप भी मैं बन जाएं और आप जैसे मैं आप सभी को दे रहा हूँ वैसे ही आप ही शेयर करें। तो इससे क्या होगा कि म्यूचुअल फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका प्रोवर्ब का पहला रहेगा। प्रोवर्ब थोड़ी सी बात एक और करना चाहता था। प्रोवर्ब जैसे जनरली बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में नहीं आता है, ठीक है ना, लेकिन इस बार सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में इसको लिया गया है। समटाइम्स इसको CDS में भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं एज इडियम के रूप में। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन है, अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स टेल, स्ट्राइप्स, स्पॉट्स, नेचर। एक लेपर्ड है, तेंदुआ, कांट चेंज इट्स, वो अपना चेंज नहीं कर सकता। तो ये एक प्रोवर्ब है। तो बताइए इस प्रोवर्ब में कौन सा वर्ड है जो मिसिंग है, जो इन चारों में से हो सकता कि एक लेपर्ड क्या चेंज नहीं कर सकता? अपनी पूंछ, अपने स्ट्राइप्स, अपने स्पॉट्स और अपना नेचर। देखिए, एक लेपर्ड अपनी पूंछ चेंज नहीं कर सकता। ये पूंछ का जो होता है वो जनरली डॉग के लिए आता है कि डॉग की, कुत्ते की दुम है वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो लेपर्ड यहाँ कुत्ता तो है नहीं, इसलिए ये ऑप्शन तो हो गया कट। स्ट्राइप्स हैं, एक्चुअली लेपर्ड के स्ट्राइप्स नहीं होते। स्ट्राइप्स किसके होते हैं? जैसे शेर है, बाघ है, उनके स्ट्राइप्स होते हैं, तो ये भी कट हो गया। एक लेपर्ड वो अपनी नेचर चेंज नहीं कर सकता। नेचर तो कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना, तो इसके लिए नहीं आता। देखिए, लेपर्ड जो होता है उसके स्पॉट्स होते हैं, है ना, उसके बॉडी पे स्पॉट्स होते हैं, तो वो स्पॉट्स को चेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। तो ये प्रोवर्ब कैसे फिल पूरी होती है? ये प्रोवर्ब इस प्रकार से पूरी होती है, अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, कि एक लेपर्ड है, एक तेंदुआ है, वो अपने स्पॉट्स को, जैसे स्पॉट्स वैसे धब्बे होते हैं लेकिन यहाँ स्पॉट्स उसी प्रकार से उसके निशान होते हैं, उनको चेंज नहीं कर सकता। इस प्रोवर्ब का मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति है वो अपने नेचर को चेंज नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए क्या हो सकता है कि ऐसे किसी के साथ में बढ़िया बिहेव कर सकता है, लेकिन उसका नेचर अगर हिपोक्रिट है, अगर वो धूर्त है, तो थोड़े दिनों के बाद में वो वापस वैसा ही बन जाएगा। क्योंकि लंबे समय तक, क्योंकि वो उसका नेचर का पार्ट नहीं, अच्छा बनना, लंबे समय तक उसको कैरी ऑन नहीं कर पाएगा और वापस क्या बन जाएगा, वो जैसा वो है यानी धूर्त बन जाएगा। तो इसलिए ये उन लोगों के लिए आता है कि एक व्यक्ति जो जैसा है वो वैसा ही रहता है, कहने का मतलब वो चेंज नहीं हो सकता है, उसका नेचर चेंज नहीं हो सकता, इसलिए आता है अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स। तो इस तरह से ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन प्रोवर्ब होता है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप बताइए क्या हो सकता है भाई? पीपल इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट स्टोन्स, टॉस, थ्रो, हर्ल, कलेक्ट। आपने अगर तिरंगा मूवी देखी है तो तिरंगा मूवी ने जो एक्टर हैं राजकुमार, नाना पाटेकर भी है उसके अंदर, जहाँ तक मुझे याद है। तो तिरंगा मूवी में ये डायलॉग राजकुमार बोलते हैं, उनकी आवाज़ भी कुछ खास अंदाज की होती है। और वाकई में अगर कहें कि कोई कहता है कि बहुत सुंदर शक्ल होनी ज़रूरी एक्टर बनने के लिए, तो राजकुमार इस चीज़ में फिट नहीं बैठते। उनका एटीट्यूड कुछ अलग था, उनके बोलने का लहजा कुछ अलग था। सुंदर नहीं थे लेकिन फिर भी वो अट्रैक्ट करते थे हर किसी को। उनकी जो ड्रेसिंग सेंस थी, इट वॉज रियली यूनिक। उस समय को देखते हुए 40-50 साल आगे थे। तो उन्होंने एक डायलॉग बोला था, उसके रेफरेंस में ये याद रहता है कि जानी, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। तो वही है कि पीपल इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट, क्या होना चाहिए कि
जिन लोगों के घर किसके होते हैं, शीशे के होते हैं, उन्हें क्या नहीं फेंकना चाहिए, दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। फेंकने के लिए क्या कहते हैं, थ्रो कहते हैं। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो प्रोवर्ब है उसको फिल करने के लिए जो वर्ड आएगा वो आएगा थ्रो। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। याद करने की कोई भी तरीके हैं, ये जरूरी नहीं कि सर ने बताया वो सर के लिए उपयुक्त हो सकता है, आप अपने भी बनाइए, धीरे धीरे इसमें अडेप्ट हो जाइए। तो पीपल इन ग्लास हाउसेज, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में इस प्रकार से आया था। उसमें ये तो हो गया इसमें प्रोवर्ब के रूप में, उसमें पूछा था यहाँ पे कि कौन सा मॉडल आएगा, मस्ट आएगा, शुड आएगा, कैन आएगा, कुड आएगा। तो देखो कैन कुड तो आएगा नहीं, मस्ट और शुड में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए थे। तो इसमें ध्यान रखना है कि ये इडियमेटिक प्रोबेबल एक्सप्रेशन है, और प्रोबेबल एक्सप्रेशन में ये शुड ही लेता है, ये है ही बना हुआ है ऐसे। तो जिन लोगों को पता था उन्होंने तो सही कर लिया, बाकी लोगों ने सोचा कि हाँ भाई फेंकना नहीं चाहिए, मस्ट ही होगा, वरना दूसरे फिर अपने वाले तो घर शीशे के किसी के नहीं होते। ये एक एक्सप्रेशन है, कहने का मतलब जो व्यक्ति खुद फॉल्ट होता है उन्हें दूसरों के कैरेक्टर पे कभी भी लांछन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर वो लगाएंगे तो वो तो खुद फॉल्ट है, तो समटाइम्स कोई ना कोई उनको भी फॉल्ट बताएगा। इस तरह से ये प्रोवर्ब बनती है। तो क्या हुआ, पीपल इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, जानी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये सबसे इजी पार्ट होता है। यू कांट हैव योर एंड ईट इट टू, पुडिंग, केक, मीट, आइसक्रीम। तो बताइए, यू कांट हैव योर पुडिंग, केक, मीट, आइसक्रीम, चारों में से क्या होगा, एंड ईट इट टू। बड़ा ही अच्छा एक्सप्रेशन है ये वाला भी। देखिए इसका मीनिंग क्या निकलता है, यू कांट हैव योर केक। इसमें सोचने की कोई बात नहीं कि सेट क्या होगा, इसमें तो आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा ऐसे होता है। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है कि जैसे मान लीजिए कुछ लोभी व्यक्ति होते हैं, या मान लीजिए ऐसे कुछ चीज़ों को दो चीज़ें पसंद होती है, ये भी रख लूँ वो भी रख लूँ, है ना। लेकिन जैसे इसमें क्या है कि आप अपना केक, कांट हैव योर केक, आप केक को रख भी नहीं सकते और खा भी नहीं सकते, यानी दोनों काम साइमल्टेनियस नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आपने रख लिया तो खा नहीं सकते, और खा लिया तो केक गायब हो जाएगा। तो केक जब आपके पास होता है तो आप दो काम साथ नहीं कर सकते, उसको रख भी नहीं सकते और खा भी नहीं सकते, क्योंकि आपने रख लिया तो खा नहीं सकते, खाते ही वो गायब हो जाएगा, और आपने खा लिया तो वो रख नहीं सकते क्योंकि वो तो गायब हो चुका। तो ऐसी चीज़ें जो साइमल्टेनियसली आप दो काम साथ में नहीं कर सकते, एट अ टाइम एक काम करोगे तो दूसरा नहीं होगा, उसके लिए आता है यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। आप केक को अपने पास नहीं रख सकते एट अ टाइम, और एट अ टाइम उसको खा भी नहीं सकते। दोनों में से एक काम कर सकते हो, या तो पास में रख लो, पास में रखोगे तो खाओ मत, क्योंकि खाओगे तो वो चला जाएगा, और अगर खा लेते हो तो वो पास में नहीं रहेगा। तो दो काम साइमल्टेनियसली नहीं होते हैं, उसके लिए आता है यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। बहुत ही अच्छा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है ये प्रोबेबल एक्सप्रेशन है, सॉरी, क्योंकि एडियम्स ही ज़्यादातर पढ़ते हैं, प्रोवर्ब्स हैं उनमें कोई ज़्यादा वैसे डिफरेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रोवर्ब्स हैं, इडियम्स हैं। इडियम्स के मीनिंग थोड़े डिफिकल्ट निकलते हैं, इनमें बड़े इजी निकलते हैं। एज यू सो सो शैल यू रीप, हार्वेस्ट, गेन, अचीव। तो बताइए क्या होगा। आज वाला काफ़ी इजी रहेगा, अगर 25 आउट ऑफ 25 भी ले आते हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोगों का तीसरा वाला गलत हो जाए, ये आगे वाले भी थोड़े सब टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी हैं, मीनिंग वाले भी हैं, और कुछ एग्जाम्पल वाले भी हैं। जितने प्रकार के एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा सर इनमें क्या क्वेश्चन और बनते हैं, सब टाइप के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले वाली जो सीरीज चल रही है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। तो जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल, तो बोओगे तो फसल मिलेगी, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। गेन उतना ही मिलेगा, अचीव उतना ही उत्पन्न होगा, नहीं। ये प्रोवर्ब कैसे बनती है, एज यू सो, जैसा तुम बोओगे वैसी ही फसल तुम्हें काटने को मिलेगी, रीप, तो ये ऐसे मिलेगी, यानी जैसी करनी वैसी बढ़नी। अगर आपने कोई गलत कार्य किया है तो आपको अच्छा कैसे मिल सकता है, सीधी सी बात है। तो जैसा आपने किया है उसका रिजल्ट वैसा ही आपको मिलेगा। तो ये कैसा होता है, एज यू सो
so shall you reap. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, टॉम, हैरी, जैक, पीटर। बताइए इन चारों ऑप्शन में यहां पे क्या लगेगा। देखिए कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में एकदम एडेप्ट होते हैं, प्रवीण होते हैं, कुशल होते हैं, स्किल्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने एमसीए किया है तो आईटी सेक्टर में बहुत ही शानदार प्रवीण है, लेकिन और उनको पूछें कि जीके के प्रश्न उसको नहीं आते, उसको पूछें मैथमेटिकल वो चीज़ें नहीं आती, उनको सोशल रहना नहीं आता, तो कहने का मतलब वो क्या है, किसी एक फील्ड में क्या होता है वो अपने आप में कुशल है और बाकी फील्ड में वो क्या है, कमज़ोर है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सभी चीज़ों में क्या होते हैं, सब ठीक ठीक होते हैं, है ना। उसको आईटी सेक्टर का भी नॉलेज होता है, उसे पॉलिटिक्स का भी नॉलेज होता है, इकोनॉमिक्स का भी या सोशल भी होता है ना। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, जो व्यक्ति क्या है कि मास्टर तो किसी में नहीं होता लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा जानकार होता है, और व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए। आजकल के समय में सब चीज़ों की अच्छे से जानकारी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाकू ही हो, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है आपको, साथ में थोड़ा सोशल भी होना है, साथ में आपको परिवार के बारे में भी सोचना है, अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। ऐसे सिर्फ ये नहीं कि पढ़ाई सब कुछ होती है, सब कुछ नहीं होती है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो सब में आप टाइम दें, और स्टडी इज़ अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइफ। और उसी लाइफ की क्या है कि वो एक पार्ट है, जैसे जॉब होता है। कुछ लोग ऐसे जॉब को जीवन मान लेते हैं, अरे जॉब इज़ अ पार्ट जिससे आपके जीवन यापन आसानी से करते हो, तो इस तरह से आप उसको मत देखिए, ठीक है ना, वरना आप स्ट्रेस में जाओगे। जॉब को जॉब की तरह करें। तो इसी तरह से कुछ व्यक्ति क्या होते हैं जो सभी फील्ड में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बढ़िया होते हैं, उसके लिए आता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, यानी जितने भी कार्य उसको दिए जाते हैं उन सब में वो ठीक है, लेकिन किसी में मास्टरी उसने अचीव नहीं की है। मास्टरी अचीव ना करने का मतलब है वो किसी एक फील्ड में एक्सपर्टीज उसकी नहीं है, बल्कि सभी फील्ड्स में वो क्या है, ठीक ठीक है। तो ऐसा ही होना चाहिए आप सभी को भी। जैसे मान लीजिए जीके का पोर्शन है वो भी बढ़िया होना चाहिए आपका अगर मान लीजिए साइकोलॉजी आ रही है, साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, आपका इंग्लिश का पोर्शन अच्छा होना चाहिए, मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स का पोर्शन अच्छा होना चाहिए। आप उनमें चाहे, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका जीके तो बहुत अच्छा है लेकिन उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या उसकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है, तो उसके मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो आप किसी एक में एक्सपर्टीज़ नहीं ला सकते। जब कंपटीशन होता है तो आप सब में इक्वल बढ़िया एवरेज स्टूडेंट होता है ना, वही निकल पाता है उसमें। मैंने बताया एवरेज बनो, इंटेलिजेंट बनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये सभी तो इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, ये बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन है। A bad worker always blames his fate, tools, equipments, misfortune. एक जो बुरा कारीगर होता है वो हमेशा ब्लेम करता है। किस पर ब्लेम करता है? कारीगर के पास क्या होता है? फेट होता है, उसका भाग्य होता है, साधन होता है, इक्विपमेंट होता है, साज सज्जा की सामग्री होता है, या अपना दुर्भाग्य होता है। किसको वो ब्लेम करता है? दुर्भाग्य को, भाग्य को, अपने औजारों को, या इक्विपमेंट को, साधनों को। बताइए किसको करता है? इसका हिंदी में एक्सप्रेशन है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यानी कहने का मतलब जिस व्यक्ति को कोई कार्य नहीं आता है तो वो ब्लेम करता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं है। जैसे जिसको नाच नहीं आता वो कहता है मैं नाच तो लेता लेकिन आंगन ही बहुत टेढ़ा था वहाँ पे और उसके कारण फिसलन हो रही थी, वरना मेरे जैसा कौन डांस करेगा। तो वो क्या करता है, किसी और पे अब ब्लेम डाल देता है। खुद को कुछ आता नहीं है लेकिन ब्लेम डाल देता है। जैसे किसी कोई सिलेक्ट नहीं होगा तो वो क्या कहेगा, अरे मैं तो यार वो कर ही रहा था, उस इतने में वो इन्विजिलेटर आ गया, उसने मेरी 10 मिनट खराब कर दी, इसके कारण सिलेक्शन नहीं हुआ। वहाँ पे यार उसने घड़ी नहीं रख रखी थी तो मुझे टाइम ही पता नहीं चला, इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। वहाँ मैं गया ना तो मेरा इतना पेट दर्द हो रहा था, पूरा दिमाग टेंशन में था, तब सिलेक्शन नहीं हुआ। ये चीज़ें मायने नहीं रखती। जब आप बढ़िया तैयारी करके गए ना तो ना चाहते हुए भी आपका बढ़िया होगा पेपर, ये डेफिनेट बात है, ठीक है ना। मोटिवेशन डीमोटिवेशन कुछ नहीं काम आएंगे, ठीक है ना। वो होगा पेपर क्योंकि आपको आता है, दैट्स ऑल। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब नहीं होता है ना तो आप क्या करते हो कि जब कार्य सही नहीं होता है तो आप किसी और पे ब्लेम डाल देते हो। उसे बोलते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, हिंदी एक्सप्रेशन। और इंग्लिश में बोलते हैं अ बैड वर्कर ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। एक जो बैड वर्कर होता है वो हमेशा किस पर ब्लेम डालता है, किस पर
दोष रोपण करता है, वो कहता है ये टूल सही नहीं है, वरना तो मैं मूर्ति बहुत अच्छा बनाता हूँ, है ना। तो इस तरह से अ बैड वर्कर ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स, और इसी हिसाब से हम हिंदी में एक्सप्रेस करें तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा। देखिए हिंदी और इंग्लिश के जो प्रोवर्बियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो बड़े ही सिमिलर होते हैं और बड़े ही ऐसे याद भी हो जाते हैं बहुत इजी वे में, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है भैया, डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क बटर पॉरिज सूप। रो मत, जो बिखर गया, जो बिखरा हुआ है उस पर रोने का फायदा नहीं है। तो क्या बिखरा हुआ है, मिल्क, बटर, पॉरिज या सूप। पॉरिज दलिया, सूप आपको पता ही है, बटर आपको पता ही है। तो बताओ, जो बिखर गया उस पर आप रो मत, का कोई फायदा ही नहीं है। तो कहने इसका भी है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कहने का मतलब जब आपके पास सही समय था तब तो आपने कुछ किया नहीं, अब सारी बातें बिगड़ गई है, तब आप क्या कर रहे हो, उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब वो समय चला गया। तो वो यही है, डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। अब जो मिल्क गिर गया, बिखर गया, अब उसको कैसे ही करके डाल लो, वो काम तो आने वाला है नहीं, क्या फायदा। अब जैसे मान लीजिए ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर गिरा दिया आपने, तो ज़मीन की जो मिट्टी है वो सोख लेगी मिल्क, क्या करोगे आप, वापस मिट्टी से थोड़ी निकाल पाओगे मिल्क को। तो वही बात है कि अब जो हो गया सो हो गया, अब इसको वापस आप बदल नहीं सकते। तो इसका हिंदी एक्सप्रेशन क्या है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बिल्कुल डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, ध्यान रखना है। आगे है, अ बर्न्ड चाइल्ड फायर फियर्स हेट्स ड्रेड्स स्टॉप्स। तो आपको बताना है इसमें क्या होगा। एक जला हुआ बच्चा, जैसे छोटा बच्चा होता है तो वो क्या करता है कि जैसे मान लीजिए इसका हाथ जल जाता है तो वो क्या करता है, किससे डरता है, फायर से डरता है, घृणा करता है, इसका भी मतलब डरना होता है, या रोक देता है। तो बताइए क्या होगा। इसका भी एक हिंदी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। जैसे बच्चा छोटा होता है और उसको पता नहीं होता ये क्या है, तो वो दूध को जल्दी से, जैसे गर्म होता है तो उसको पीने की कोशिश करता है तो वो जल जाता है। अब नेक्स्ट टाइम उसके साथ उसके लिए ठंडी छाछ भी ला के दोगे ना आप, तो भी वो देखेगा एक बार कि ये वही तो नहीं है, क्योंकि सफ़ेद ही वो था दूध और सफ़ेद ही छाछ थी, लेकिन उसको डर लगेगा, पता नहीं उस समय तो जल गया था, इस बार क्या होगा। तो ये है, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। कि किसी व्यक्ति ने कोई गलती की है, किसी चीज़ को जल्दी से रैश डिसीजन लेके गलती करी, तो दूसरी बार वो क्या करेगा, उस गलती के लिए 3 बार सोचेगा कि वो गलती ना हो जाए उस बार जो मैंने की थी। अ बर्न्ड चाइल्ड फियर्स और हेट में ड्रेड्स में से होगा, और ध्यान रखना है फियर्स नहीं होगा। ये जो प्रोबेबल एक्सप्रेशन है वो बोला जाएगा, अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स फायर, यानी कि एक जला हुआ बच्चा आग से डरता है। तो यही है, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। फूंकने की ज़रूरत नहीं है, फूंक फूंक के पीना तो हम चाय को पीते हैं या सिप लेकर आप गर्म दूध को पीते हैं, उसको हिसाब से ठंडा करके। तो दूध का जला छाछ को, यानी कहने का मतलब किसी व्यक्ति ने कोई रैश डिसीजन यानी जल्दबाजी में कोई कार्य किया था और वो गलत हुआ था, तो अगली बार वो क्या करेगा, कदम को फूंक फूंक के रखेगा, कोई डिसीजन लेने से पहले 4 बार सोचेगा। तो इसे बोलते हैं, अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स फायर। ठीक है, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है। वो सारे लोग इसमें क्या करेंगे, फियर्स कर देंगे। तो ध्यान रखना है, फियर्स और ड्रेड्स का मतलब दोनों का ही डरना होता है, लेकिन ये एक्सप्रेशन ऐसा ही है कि सर हो सकता है ना, हो तो सब कुछ सकता है, ठीक है ना, लेकिन ये ईडियम, ये प्रोवर्ब्स और ईडियम्स हमने नहीं बनाई, ये पुरानी बनी हुई है, इनमें जो शब्द लगे हुए हैं वही लगाने हैं आपको। हो सकता है, नहीं हो सकता है, इन बातों में आपको नहीं जाना है। यहाँ पे जो यूज़ था, अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स, डरता है, तो फायर उससे संबंधित ही, यानी ड्रेड्स भी डरना है, फायर फियर्स भी डरना है। लेकिन फियर्स और ड्रेड्स में ऐसे है कि ड्रेड्स वो डरना होता है कि उसने पहले से कोई गलती की थी और वो वापस गलती न दोहराए, तो ड्रेड्स लगता है। ध्यान है ना, नहीं ध्यान है तो ध्यान रखना भाई, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ट्रिकी। बहुत सारे लोग इसमें फियर्स करेंगे, आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है, ड्रेड्स करना है।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो अभी तक तो क्या थे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले थे। अभी देखो मीनिंग जिनको क्लियर होगा ना वो इसको कर पाएंगे। द अर्ली बर्ड्स कैचेस द वर्म, बर्ड्स आर गुड एट कैचिंग वर्म्स, दूसरा ऑप्शन है। इफ यू वेक अप एंड गेट टू वर्क अर्ली यू विल सक्सीड, गेटिंग अप अर्ली गेट्स योर वर्म्स फॉर ब्रेकफास्ट, इट्स बेटर टू स्टे इन बेड। अब इनके कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको मतलब हिंदी अनुवाद ही करना नहीं आता। अगर आपको हिंदी अनुवाद ही नहीं करना आ रहा है तो उसका आंसर कैसे दोगे, तो कम से कम आपको हिंदी अनुवाद तो आना ही चाहिए। अब देखो ये क्या है, द अर्ली बर्ड्स कैचेस द वर्म, यानी कि जो जल्दी उठने वाले जो लोग होते हैं या जल्दी चिड़िया होती है उसको जल्दी। अब ये पूरी दुनिया क्या है, कंपटीशन से भरी हुई है। तो आपको पता है कि वर्म्स वगैरह जो भी ये केंचुए वगैरह होते हैं, ये जीव होते हैं, ये सुबह सुबह क्या ठंड में थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। अब जितनी भी चिड़िया वगैरह होती है ना, ये क्या करती हैं कि सुबह सुबह उठती हैं और उन वर्म्स को कैच करने के लिए जाती है। तो जितनी जल्दी वो चिड़िया उठ के जाएगी कैच करेगी उतना ही फायदा है। उसके बाद में जो सुबह वाली चिड़िया तो खा लेती है। अब कोई आलसी होता है मेरे जैसा, वो बाद में लेट उठता है, चिड़िया के रूप में उठ जाता है, तो वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। तो इसका मतलब है कि जितना जल्दी आप कोई कार्य करते हो उतना जल्दी उसका लाभ मिलता है, सीधी सी बात है। वरना लोग क्या हैं, मौका छोड़ते नहीं है ना। कई बार क्या होता है कि जैसे बिग बिलियन सेल्स ये फ्लिपकार्ट पे और इन पे आती है ना, तो इनमें जो व्यक्ति जैसे 12 बजे सेल शुरू होती है रात को, या कह सकते हैं मॉर्निंग की 12:01 या जो भी वो समय रहता है, तो उस समय जो व्यक्ति जाग कर और तुरंत क्रेडिट कार्ड से वो ले लेना, तब तो वो सेल में वो आइटम इतना सस्ता उसको मिल जाता है, 2-3 मिनट के बाद ही वो गायब हो जाता है। तो वही बात है, पहले आओ पहले पाओ वाली बात है। तो अगर मान लीजिए ये बर्ड जल्दी उठ के पहले वर्म्स को खा ले तो खा ले, अदरवाइज बाद में कुछ नहीं है, क्योंकि वर्म्स ही नहीं रहेंगे बाकी चिड़ियाँ खा जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ बेटर टू स्टे इन बेड। अच्छा ये रहेगा कि बेड में ही रहें, नहीं। गेटिंग अप अर्ली गेट्स योर वर्म्स फॉर ब्रेकफास्ट, अगर आप जल्दी उठ जाते हो तो आपके ब्रेकफास्ट में आपको वर्म्स मिलते हैं, ये भी नहीं मीनिंग होगा। बर्ड्स आर गुड एट कैचिंग वर्म्स, चिड़िया ही होती है वो वर्म्स को, कीड़े मकोड़ों को पकड़ने में बहुत ही गुड होती है, गलत। इफ यू वेक अप, अगर आप जल्दी उठते हो, एंड गेट टू वर्क, और अपने कार्य को करने के लिए जाते हो सुबह सुबह अर्ली, यू विल सक्सीड, तो आप क्या रहते हो, सक्सेस प्राप्त करते हो उसमें। इसी प्रकार से अगर वो चिड़ियाँ सुबह सुबह जाकर वर्म्स को ले ले तो वो सक्सेसफुल है, क्योंकि जल्दी उठ के चली गई। और जो लेट उठेगा उसके लिए कुछ बचेगा ही नहीं वहाँ पे। तो इसीलिए है कि आपको कार्य करना है तो उस पर जल्दी से आप क्या कीजिए, अमल कीजिए। तो जल्दी से अभी भी आप सुबह उठ के पढ़ना शुरू कीजिए, आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। तो अब ये जो प्रोवर्ब्स होते हैं इनमें जो एक्सप्रेशन होते हैं वो सिंपली वो नहीं होते जैसा होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन देखिए। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, बॉयज नेम्ड विल नो द वे, देयर इज ऑलवेज अ वे टू फाइंड विल, इट इज हार्ड टू फाइंड विल, इफ यू आर डिटरमाइंड इनफ यू कैन फाइंड अ वे टू डू एनीथिंग। बताइए, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन में आपको क्या लग रहा है कि कौन सा सही होगा, बताइए मुझे। देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देयर इज अ विल, विल का मतलब होता है दृढ़ निश्चय या इच्छा शक्ति, कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आपको रास्ता मिल ही जाएगा। यानी इसका भी एक हिंदी मीनिंग निकलता है या एक प्रोवर्ब निकलता है, जहां चाह वहां राह। अगर आप चाहते हो कि ये होना चाहिए तो आपको राहें मिल ही जाएगी। यानी एक बहुत बड़ी चीज़ मैंने भी अपने जीवन में सीखी है कि जैसे वैसे तो कोई मोटिवेशन ऐसे लगता नहीं है, लेकिन एक चीज़ ये बड़ी सही लगी मुझे जीवन में कि इफ़ यू थिंक यू कैन, अगर आप ये सोचते हो कि आप कर सकते हो, देन यू कैन, फिर आप कर सकते हो। और इफ़ यू थिंक यू कांट, देन यू कांट, अगर ये सोच लेना मैं नहीं कर सकता, या थोड़ी भी आपके अंदर हेजिटेशन है, नहीं हो सकता, मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो सकता, नहीं होगा। अगर नहीं भी हो रहा है ना तो भी पॉजिटिव सोचो, यस आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, और ये मोटिवेशन होता है जो खुद ही ले सकता है व्यक्ति। आप भी अपने आप को, जैसे ही एक क्वेश्चन आप हल करो
पॉजिटिव एनर्जी से भर जाओ, यस मैंने कर दिया। नहीं हो रहा है तो उसमें डिमोरलाइज मत हो। ये टेनिस का गेम होता है। टेनिस में अगर मान लीजिए आपने एक पॉइंट हार गए और आपने ये सोच लिया अरे वो पॉइंट चला गया, तो नेक्स्ट सारे पॉइंट हारोगे आप। अगर आपने ये सोच लिया कोई बात नहीं नेक्स्ट पॉइंट लेता हूँ, उस पर ध्यान देता हूँ, तो आप आगे बढ़ोगे। इसी प्रकार से आप अपनी गलतियों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते रहिए। तो जहां चाह वहां राह, बॉयज नेम्ड विल नो द वे, सिर्फ जिस व्यक्ति का नाम, लड़के का नाम विल है वही रास्ता जानता है, गलत। देयर इज ऑलवेज वे टू फाइंड विल, हमेशा ही रास्ता मिल ही जाता है विल को ढूंढने का। विल यहाँ पे व्यक्ति का नाम है, फिर से देखो W बड़ा है। इट इज हार्ड टू फाइंड विल, विल को ढूंढना मुश्किल है। इफ यू आर डिटरमाइंड इनफ, अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है, यू कैन फाइंड अ वे टू डू एनीथिंग, तो आपको रास्ता मिल ही जाएगा। यानी जहां चाह वहां राह। देखो कितने सिंपल हैं, अगर आपको थोड़े मीनिंग आते हैं और थोड़े से इसके एक्सप्रेशन आप समझ पाते हो तो प्रोवर्ब्स इतनी मुश्किल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, मीन्स यानी कि सुबह एक एप्पल खाओ और डॉक्टर को भगाओ, इसका मतलब क्या है? ऑल अदर फ्रूट इज बैड फॉर यू, अन्य जितने भी फ्रूट हैं वो आपके शरीर के लिए हानिकारक हैं। डॉक्टर से टू ईट एप्पल्स, डॉक्टर सभी को एप्पल्स खाने की सलाह देते हैं। ईटिंग हेल्दी कीप्स यू फ्रॉम गेटिंग सिक, अगर आप हेल्दी खाते हो तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो। एप्पल्स आर द बेस्ट फ्रूट, और एप्पल्स है वो सबसे बेस्ट फ्रूट होता है। बताइए चारों में से क्या होगा? एक एप्पल खाओ सुबह सुबह और डॉक्टर को दूर भगाओ। तो ऑल अदर फ्रूट्स बैड फॉर यू, ये तो इसने नहीं कहा, कोई तुलना भी नहीं की, सिर्फ एप्पल ही खाओ और मत खाओ, ये एक्सप्रेशन है तो इसका फ्रूट से कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर से ईट एप्पल्स, डॉक्टर कहते हैं सिर्फ एप्पल्स ही खाओ, तो एप्पल्स ही थोड़ी खाएंगे हम, और भी फ्रूट्स हैं जिनमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। ईटिंग हेल्दी कीप्स यू फ्रॉम गेटिंग सिक सॉरी, अगर आप हेल्दी फूड खाते हो तो आप हमेशा स्वस्थ रहोगे, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। बिल्कुल, यहाँ पे एप्पल है वो हेल्दी फूड के लिए है, न कि एप्पल के लिए, क्योंकि एप्पल भी क्या होता है, इसमें एप्पल साइडर होता है। साइडर एक्चुअली में क्या है, अगर एप्पल साइडर आप लेते हो तो आपका पेट है, पाचन क्रिया है वो बहुत ही शानदार हो जाती है, ठीक है ना, ग्लो आने लग जाता है चेहरे पे, तो एप्पल साइडर होता है इसमें। तो इसलिए इसको एक मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है कि आप एप्पल खाते हो, इसका मतलब हेल्दी फूड खाते हो, तो कभी भी डॉक्टर आपके नज़दीक नहीं आएगा, इसका मतलब डॉक्टर से आप बचते रहोगे, और डॉक्टर एक ऐसी चीज़ जिससे बचना ही सही है। ईटिंग हेल्दी कीप्स यू फ्रॉम गेटिंग सिक, अच्छा खाओगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। एप्पल्स आर द बेस्ट फ्रूट, ये इसने कहाँ कहा है कि बेस्ट फ्रूट है, तो ये तीनों तो मिल ही नहीं रहे हैं, इसमें जो सबसे सूटेबल उत्तर है वो है सी, जो कि सही भी है। तो जिन विद्यार्थियों ने सी किया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो अपने थोड़े से हिंदी अनुवाद को सुधारें, क्योंकि हिंदी अनुवाद ही करते ही इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, 12वां क्वेश्चन है, देखिए। देन आई थॉट, अभी तक तो कुछ अलग थे, अब देखो एक्सप्रेशन अलग है। इफ आई वॉन्ट टू बी अ गुड रनर आई हैव टू प्रैक्टिस, आई नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं एक गुड रनर बनना चाहता हूं तो मुझे आई हैव टू प्रैक्टिस, मुझे प्रैक्टिस करनी होगी। आई नो, मुझे पता है, दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, कि प्रैक्टिस करने से कोई व्यक्ति क्या हो जाता है, परफेक्ट बनता है। तो इसका मतलब क्या है, यहां से देखिए, बीइंग परफेक्ट इज इंपॉर्टेंट, परफेक्ट होना जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट प्रैक्टिस परफेक्टली, आपको प्रैक्टिस परफेक्टली करनी चाहिए। यू मस्ट प्रैक्टिस समथिंग एवरी डे, आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। या प्रैक्टिसिंग इज द वे टू गेट गुड एट समथिंग, या प्रैक्टिस करने से ही आप किसी चीज में धीरे धीरे प्रवीण या कुशल होते हो। तो बताओ क्या होगा? देखिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ऐसे होता है ये तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये बात सही है। कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर वो क्रिकेट खेलना शुरू कर रहा है तो क्रिकेट में उसको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। प्रैक्टिस करेगा तो उसको सारे सॉफ्ट शॉट्स हैं वो पता चलेंगे। प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, बिना प्रैक्टिस किए वो जाएगा तो पहली बॉल पे बोल्ड हो जाएगा। यही जीवन है कि आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, ओएमआर सीट पे जैसे मैं ये ले रहा हूं तो आप ओएमआर सीट रखो अपने पास में 25 में, ये फिर आंसर चेक करते रहो, दैट्स ऑल। तो यही होना चाहिए, प्रैक्टिस करो, क्योंकि ओएमआर सीट पे पेपर होगा तो आप ओएमआर सीट बना लो,
दिक्कत कहाँ आ रही है? ABCD लिख के बबल बहुत सारे हैं इंटरनेट से, वो डाउनलोड कर लो OMR शीट, फिर प्रिंट निकलवा लो, फिर जैसे ही टेस्ट हो रहा है तो साथ साथ में दो कि जितना जल्दी आप कर सकते हो। ये करना चाहिए। फिर आंसर को चेक करो कि आपने कितने सही किए, फिर आप सही गलत बताओ। प्रैक्टिस वो होती है। अब प्रैक्टिस का मतलब कुछ लोग क्या समझते हैं, ऐसे कैजुअल बैठे हैं, चलो वीडियो देख लेते हैं सर का, 2x पर देख लेते हैं। अब सर कुछ समझा रहे हैं तो समझने के लिए तो कुछ है नहीं, बस हाँ देख भी लिया, हाँ सर बढ़िया था। अरे बढ़िया घटिया ये मतलब नहीं है, आपने क्या सीखा, आप कुछ सीख रहे हो क्या, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन गिविंग योर कमेंट्स। तो कमेंट्स देना इंपॉर्टेंट नहीं है, कमेंट दीजिए, वाकई में आपको लग रहा है कि हाँ कुछ सीखा है आज मैंने, तो आप जरूर बताइए, मुझे भी अच्छा लगता है। ऐसे रैंडमली वेरी गुड, गुड, नाइस, क्या एक कमेंट और था आई थिंक, मुझे कुछ अलग सा लगा कमेंट, अभी याद नहीं आ रहा है वो। तो आप कमेंट्स दीजिए, बट कमेंट्स में साथ में आप क्या सीखा वो भी बताइए कि मैंने आज इतने सीखा, या मेरे अंदर ये सुधार आया, कुछ सजेशन है वो भी दीजिए। ऐसे थोड़ा लिखना भी सीखिए ताकि मेरा भी हौसला अफजाई हो उसके, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, बीइंग परफेक्ट इज इंपॉर्टेंट, परफेक्ट होना जीवन में इंपॉर्टेंट है, गलत कोई जरूरी नहीं है, जो परफेक्ट नहीं है वो भी अच्छा जीवन जी सकता है। यू मस्ट प्रैक्टिस परफेक्टली, हमेशा आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो भी परफेक्टली होनी चाहिए, गलत। यू मस्ट प्रैक्टिस समथिंग एवरी डे, आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करनी ही चाहिए दिन में कभी ना कभी। नहीं, प्रैक्टिसिंग इज द वे गुड एट समथिंग, अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो धीरे धीरे जिस चीज की आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें आप बढ़िया हो जाते हो। देखिए इसमें फिक्स प्रोपोजिशन गुड एट भी आई है, यानी किसी चीज में आप कुशल होते हो उसके लिए गुड एट लगता है, तो इसलिए डी ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही होगा। जिन विद्यार्थियों ने डी किया है उनका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द lawyers who attended the seminar were like birds of feather flocking together. What does this mean? यानी जो लॉयर्स वहां पे अटेंड थे, जिन्होंने अटेंड किया था वो सेमिनार, वो ऐसे थे बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉकिंग टुगेदर। ये यहां से ये प्रोवर्ब है। व्हाट डज दिस मीन? ये इडियोमेटिक भी है। दीज लॉयर्स शेयर सिमिलर बिलीव्स एंड एक्सपीरियंसेस, so they like spending time together. These lawyers enjoy birds watching. The birds' feathers are beautiful to them. These lawyers love meeting new people. These lawyers should go bird watching together. देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है कि birds of feather, birds of a feather इसका मतलब है जिन चिड़ियाओं के पंख एक जैसे होते हैं वो साथ साथ उड़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो व्यक्ति एक जैसी सोच का होता है ना वो अपना दोस्त उसी को बनाता है। जैसे मैं कोई नई विद्यालय में नई स्कूल में जाता हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट, तो मैं पहले बैठूंगा तो मेरे पास में सब टाइप के लोग होंगे, लेकिन मेरे दोस्त कौन बनेंगे, मेरे से अट्रैक्ट वही लोग होंगे जो मेरी जैसे नेचर के होंगे। अगर मैं गुंडे के रूप में या लड़ाई के रूप में प्रसिद्ध हूँ तो वो लड़ाई करने वाले जितने भी होंगे ना वो सारे मेरे दोस्त बनेंगे या मैं उनका दोस्त बनूंगा। मैं अगर मान लीजिए अकेला बैठना पसंद करता हूँ, कम बोलना, तो मेरे जैसा ही कोई कभी कभार मिलने वाला व्यक्ति मुझसे मिलेगा। मैं बहुत वाचाल हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसे मान लीजिए प्रसिद्ध हूँ, आउटस्पोकन हूँ, तो आउटस्पोकन लोग हैं मुझसे जुड़ेंगे। सीधी सी बात है, यानी जैसे आपके मित्र वैसे ही होंगे जैसे आपका नेचर है। शराब पीने वाले के दोस्त वही होंगे जो शराब पीते हैं, सिगरेट पीने वाले के दोस्त वही होंगे। आपको पता है ना, ये एक ह्यूमन नेचर है, वो अट्रैक्ट वैसे ही हो जाते हैं। तो कहने का मतलब होते हैं चिड़ियाएं जिनके एक जैसे पंख होते हैं वो एक साथ उड़ते हैं। इसका मतलब यही है कि जिन लोगों की नेचर एक जैसी होती है वो साथ रहना पसंद करते हैं। तो देखो, दीज लॉयर्स शुड गो बर्ड वॉचिंग टुगेदर, इन लॉयर्स को चिड़िया को देखने एक साथ जाना चाहिए क्योंकि उनको पसंद है। नहीं, ऐसा तो कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। These lawyers love meeting new people, ये लोग नए लोगों को मिलना पसंद करते हैं। ये गलत है, नए लोगों को मिलना पसंद नहीं करते, आप अपने जैसे लोगों को मिलना पसंद करते हो, ठीक है ना, तो ये भी गलत हो गया। These lawyers enjoy bird watching, the birds feather are beautiful, ये बर्ड वॉचिंग इनको पसंद है, ये लॉयर्स वकील है बर्ड वॉचिंग करने जाते हैं क्योंकि इनको चिड़ियाओं के पंख पसंद है। ये भी नहीं है, ये तो सारे मीनिंग ही नहीं दे रहे हैं। अब देखो, दीज लॉयर्स शेयर सिमिलर बिलीव्स, ये जो लॉयर हैं इन्होंने एक जैसे विचारों को रखा है, एंड एक्सपीरियंस, उनके अनुभव एक जैसे हैं। सो दे लाइक स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, क्योंकि सबके विचार एक जैसे हैं, सबकी बातें एक जैसी है, तो ये अपने आप में क्या कर सकते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। तो वही हो गया ना, मैंने कहा ना कि लोग अपने जैसे दोस्तों को ढूंढ ही लेते हैं।
तो जो एक जैसे विचारों वाले लोग होते हैं वो साथ साथ रहना पसंद करते हैं, इसका मीनिंग है। तो ए उत्तर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड मीन्स। तो बताइए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो चमकती है यानी चमकदार हर चीज सोना नहीं होती। तो नॉट एवरीथिंग दैट लुक्स अमेजिंग इज अमेजिंग, इफ इट लुक्स गुड इट प्रोबेबली इज गुड, इफ इट डजंट लुक प्रेशियस इट प्रोबेबली इज प्रेशियस, गोल्ड इजंट दैट वैल्यूएबल। तो बताना है कि जो चमकदार चीज होती है वो हमेशा गोल्ड नहीं होती। कहने का मतलब जो व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है ये तय नहीं है कि उसका कैरेक्टर भी बढ़िया होगा, इसका मतलब ये है। और ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही बात है। एक व्यक्ति को 2 तस्वीरें दिखाई गई थी और पूछा उस गर्ल से कि इन दोनों में से अगर आपको शादी करनी हो तो किसको चुनाव करोगे? एक गुड लुकिंग था, एक एकदम सिंपल था। गुड लुकिंग, उसने बहुत अच्छी ड्रेसअप था, एक एकदम किसान जैसा लग रहा था। तो ऑब्वियसली उस लड़की ने कहा कि भाई मैं इससे करूँगी। तो उसने कहा कि भाई इसके पीछे लॉजिक क्या है कि भाई ये दिखता अच्छा है, ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, इसके चेहरा अट्रैक्टिव है, तो इस पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है तो इसका कैरेक्टर भी अट्रैक्टिव होगा, उसने ये बताया। बट एग्जैक्टली जब उसको लास्ट में बताया गया कि जो आपने चयन किया उन दोनों में से एक है वो टेररिस्ट है, और ये और भी मोर शॉकिंग था जब उसको बताया कि जिसको आपने चूज़ किया है वो तो टेररिस्ट है और जिसको आपने चूज़ नहीं किया है वो एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है जो कि बहुत बड़े पद पे और बहुत बढ़िया लेवल का है। तो उसको ऐसे शॉकिंग लगा कि यार जिस प्रोफेसर की बुक्स मैं पढ़ रही हूँ उस प्रोफेसर को मैंने लाइक नहीं किया और उसको किया जो कि एक सुंदर जरूर है लेकिन टेररिस्ट है। इसका मतलब है कि जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है ये तय नहीं है कि वो वाकई में सही है, क्योंकि हर चमकदार चीज़ क्या नहीं होती है, सोना नहीं होती है। तो व्यक्ति की पहचान व्यक्तित्व से होती है, उसके चेहरे से नहीं, ऊपरी दिखावे से देखने से नहीं होती। इसका मतलब ये है। तो गोल्ड इजंट दैट वैल्यूएबल, गोल्ड इतना वैल्यूएबल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? बहुत महंगा है, अभी तो शादियाँ नहीं हो रही है लोगों की। If it doesn't look precious, it probably is precious. अगर ये महंगा नहीं दिखाई दे रहा है तो जो महंगा नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है वो महंगा ही होगा, ये भी मीनिंग नहीं दे रहा है। If it looks good, अगर ये सही दिखाई दे रही है, it probably is good, तो ये अच्छी होगी, कोई जरूरी थोड़ी है। Not everything that looks amazing, प्रत्येक चीजें जो अच्छी दिखाई देती है, शानदार दिखाई देती है, is amazing, कोई जरूरी नहीं है वो अमेजिंग ही हो। सही है कि जो चीजें बाहरी आवरण से अच्छी दिखाई देती है जरूरी नहीं है वो अंदर से बढ़िया हो। जो व्यक्ति बाहर से अच्छा दिखाई देता है ये कोई नहीं कह सकता कि अंदर से उसका व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। व्यक्तित्व का पता, ये मेरी नानी हमेशा ही कहती थी, बहुत मतलब हम राजस्थान के रहने वाले हैं तो एक बात बहुत बढ़िया कहती थी कि जो कैरेक्टर होता है ना वो बहुत प्रेशियस होता है। तो कौन व्यक्ति कैसा है, चाम है ना, चाम कोई नहीं देखता, नाम देखता है ना। व्यक्ति कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। चाम यानी चमड़ी, चमड़ी कोई नहीं देखता, यानी कैसा है वो व्यक्ति दिखने में, इट डजंट मैटर, लेकिन उसके अंदर उसका हार्ट कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, ये मैटर करता है। तो आगे चलते हैं। आप भी अच्छा व्यक्तित्व बनाएं। ये जरूरी नहीं है कि अच्छा व्यक्तित्व सब लोग आपको अच्छा बताएं तभी अच्छा व्यक्तित्व होता है। देखिए, आपको अच्छा बताने वाले लोग होंगे कम और आपकी टांग खिंचाई करने वाले ज़्यादा होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना अच्छा काम करो, इट डजंट मैटर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये देखो, ये बहुत सारे विद्यार्थी हैं ना, उनके लिए, आपके लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए। व्हाट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से। टॉकिंग सॉल्व्स नथिंग, बी प्रिपेयर्ड, इफ यू डोंट हैव समथिंग नाइस टू से डोंट से एनीथिंग एट ऑल। तो बताइए क्या होगा। एक बार क्या हुआ कि सचिन अब जाने जाते हैं कि वो इंटरव्यू वगैरह में या अपने रिव्यू कम देते हैं। बहुत सारे लोग वाचाल होते हैं, जैसे किसी ने सेंचुरी मार दी तो वो बकवास करने से चूकता नहीं है, वो फिर बोलता है मैंने बहुत तैयारी की, इसके बाद ये किया वो किया। एक बार ऐसा टाइम भी आया सचिन के जीवन में जब उनका बल्ला नहीं चल रहा था, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों ने बातें की, उनको पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जवाब दिया अपने बल्ले से। तो ये देखो, ये उनके लिए वहां से आया। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। शब्द है ना
उसकी गूंज कम पड़ जाती है जब आपके काम की गूंज आती है। यानी कि जब धमाका होता है ना, शांत रहिए और ऐसा धमाका कीजिए कि गूंज सबके लोगों तक पहुंच जाए। अब कोई पूछता है आपसे कि क्या कुछ कैसे सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं मैं तो सिलेक्ट हो जाऊंगा यार, मेरा उसमें एकदम से सीधा सीधा सिलेक्शन है, उससे ज़्यादा नंबर आएंगे, ये वो ऐसे। अरे यार आप तैयारी कर रहे हो तो सिलेक्शन आपको बोलने से ये थोड़ी है कि तय करेगा। आपका सिलेक्शन होगा ना तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपके एक्शंस जैसे सिलेक्शन में लिस्ट में आपका नाम होगा ना तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है पूरे गांव वालों को, देखो मेरा सिलेक्शन हो गया। सब लोगों को अपने आप पता चल जाएगा आपके बिना बोले। तो आपके एक्शंस जब बोलते हैं ना, आपके बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शब्दों की गूंज लिमिटेड होती है और आपके कार्यों की गूंज होती है ना वो लंबे समय तक चलती है। तो कार्य करते रहें, लोगों को बताने में अपना टाइम वेस्ट ना करें कि मैं कितना पढ़ता हूँ क्या करता हूँ, ठीक है ना, पता चल जाएगा लोगों को। और एक दूसरा ये भी मत कि उसको तो मैं दिखा दूंगा, उसको मैं ये कर दूंगा, यार आपके पास इतना टाइम नहीं है। आप अपना काम करो, लोगों को दिखाने के लिए या मतलब उनको बताने के लिए इतना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि लोग तो जब आप लगोगे तो भी बोलेंगे, जब आप नहीं लगोगे तो भी बोलेंगे, जब आप टॉप सेलेक्ट होगे तो भी नहीं बोलेंगे, वो तो बोलते रहेंगे, उनका काम है बोलना। अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपने कार्यों को बोलने दो, उनके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। तो इसका मतलब है व्हाट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से। आपका कार्य करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बोलते क्या वो इंपॉर्टेंट है उसकी तुलना में। ए उत्तर इसमें हो जाएगा सही, बाकी ऑप्शन इसमें है ही नहीं, तो मीनिंग ये निकल रहा है ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, द प्रोवर्ब मीन्स कि कलम की ताकत है वो तलवार की ताकत से ज्यादा होती है। डोंट क्रिटिसाइज अदर पीपल इफ यू आर नॉट परफेक्ट योरसेल्फ, दूसरों को आप क्रिटिसाइज मत करो जब आप खुद ही परफेक्ट नहीं हो किसी चीज में। ट्राइंग टू कन्विंस पीपल विद आइडियाज एंड वर्ड्स इज मोर इफेक्टिव देन ट्राइंग टू फोर्स पीपल टू डू व्हाट यू वांट, कि लोगों को कन्विंस करना, उनको समझाना अपने आइडियाज और शब्दों की तुलना शब्दों के हिसाब से इफेक्टिव है, बजाय उनको फोर्स करके, उनको मार के पीट के उनको समझाने से, उनको शब्दों से, अपने बोलने के तरीके से, लिखने के तरीके से समझाना ज़्यादा इफेक्टिव है। पीपल लाइक टू स्पेंड विद अदर्स हु आर सिमिलर टू देम, लोग उनके साथ अपना समय ज़्यादा बिताना चाहते हैं जो उनके जैसे होते हैं। ये तो वो है अभी पीछे आया था, कौन सा, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। When someone has done something bad to you, अगर किसी ने आपके साथ में बुरा किया है, trying to force people to do what you want, तो उनके साथ में भी आप क्या करो, बुरा करो, फोर्स करो। तो इसका मतलब है कि कलम की ताकत है वो स्वॉर्ड की ताकत से ज़्यादा बड़ी होती। पुराने समय में क्या होता था, राजा महाराजा अपने जो ताकत थी वो क्या थी, उनके पास में पावर थी, वो तलवार की धार पे सबको रखते थे, ठीक है। लेकिन वो ताकत होती है, वो लिमिटेड फोर्स होता है। कोई भी व्यक्ति अब जब वो शब्दों की ताकत और कलम की ताकत को इस्तेमाल करता है ना, यानी बड़ी बड़ी क्रांतियां आपने देखी होगी वो बोलने से और कलम की ताकत से हुई है। तलवारों से लड़ाइयां कभी नहीं जीती जाती, लड़ाइयां जीती जाती है बोलने से, बोलने के तरीके से। आंदोलन जितने हुए हैं उनको अहिंसा से, या कह सकते हैं कि पेन की ताकत से जीता गया है, ठीक है ना। तो वही बात है कि इसका मतलब हो गया कि ट्राइंग टू कन्विंस पीपल विद आइडियाज, कि लोगों को समझाना, अपने विचारों को समझाना लोगों को बहुत आसान होता है शब्दों के हिसाब से, किसकी बजाय कि आप उनको फोर्स करके वो चीज़ें सिखाएं। देखो फोर्स से कोई चीज़ आप अपनी मनवा नहीं सकते हो, उनको किसी व्यक्ति को कन्विंस कैसे किया जा सकता है, अपने शब्दों से किया जा सकता है। तो यही इसका आंसर हो गया, बी इसका उत्तर हो जाएगा कि आप फोर्स की तुलना में आप किसी व्यक्ति को अपने शब्दों से, अपने बोलने के ढंग से, अपने तरीके से समझाते हो, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि हमेशा ही कलम की ताकत है वो तलवार की ताकत से बड़ी होती आ रही है। क्योंकि तलवार की ताकत एट टाइम काम करती है और कलम जब आपने उठाई और आपने लिखना शुरू किया तो लाखों लाखों साल तक वो मैन्युस्क्रिप्ट है वो चलता ही रहता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक व्यक्ति है वो एक व्यक्ति को मार सकता है, लेकिन एक कलम से लिखा हुआ कोई कागज है वो पूरे देश को तबाह कर सकता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। 17 नंबर क्वेश्चन है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना, फिल करना है। स्टोरी, कवर, एज, पेज। डोंट जज अ बुक, किताब को उसके
स्टोरी से मत परखो, कवर से मत जांचो, एज से या पेज से। मैंने वो एग्जाम्पल दिया था कि उस लड़की को चॉइस दी थी कि आपको चूज करना है दोनों में से क्या है। तो उसने क्या किया, उसने कैरेक्टर का निर्धारण सिर्फ किससे किया, देखने से, और वो क्या मिला उसको, गलत मिला। तो कैरेक्टर का निर्धारण देखने से नहीं होता। इसी के संदर्भ में ये है कि उसने क्या किया था, जज कर लिया था उस व्यक्ति को जो ग्रामीण अंचल का जैसे लग रहा था, उसके चेहरा इतना बढ़िया नहीं था लेकिन व्यक्तित्व तो उसका शानदार था। तो उसने जज कैसे किया कि जैसे हम करते हैं, कोई बुक है उसकी कवर बढ़िया नहीं है, ये तो नहीं खरीदूंगा। अब उसके अंदर कंटेंट क्या है वो देखा नहीं, कवर बढ़िया नहीं लेंगे। तो आप है ना किसी भी बुक को जज नहीं कर सकते उसके कवर से। उस लड़की ने वो गलती की थी उस व्यक्ति को चूज करने में। उसने टेररिस्ट को अच्छा बताया, उसको पता नहीं था कि हाँ, क्योंकि उसने सोचा कि इस व्यक्ति अच्छा है, दिखने में सुंदर है तो शायद कैरेक्टर भी अच्छा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो इसी तरह से आप क्या नहीं कर सकते, आप भी किसी बुक को, आप भी किसी व्यक्ति को उसके बाहरी आवरण से, जैसे किसी बुक का बाहरी आवरण क्या होता है, उसका कवर, उसको जज नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर कंटेंट क्या है, मैटर क्या है, बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन आपने तो जज कर लिया ये तो पुराना है, जिल्द है, ये तो फटा हुआ है, नहीं। तो इसी प्रकार से किसी व्यक्तित्व या व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाना है तो टाइम स्पेंड करना पड़ता है, उसमें देखना पड़ता है, उसके साथ रहना पड़ता है। तो आपको कभी क्या नहीं करना चाहिए, किसी भी पुस्तक को सही और गलत बताना, सिर्फ कवर देखकर बताना, ये गलत होता है। आपको उसकी जांच करनी चाहिए, समझना चाहिए कि वाकई में है या नहीं है। तो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी भी बुक को उसके कवर को देखकर आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर हो सकता है बहुत बढ़िया लिखा हो। तो किसी भी व्यक्ति के चरित्र को आप उसकी शक्ल को देखकर नहीं निर्धारित कर सकते। चरित्र का निर्धारण उसके साथ रहकर, उसके साथ बात कर कर, उसके लोगों के उसका संपर्क किन किन लोगों के साथ है, इनके साथ जाकर ही आप क्या उसके चरित्र का निर्धारण कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देयर जेनरोसिटी नाउ कुड बी रिवॉर्डेड इन द फ्यूचर, विच प्रोवर्ब्स सुटेबल फॉर इन द सेंटेंस। कि उन्होंने जो अच्छा कार्य किया है उनका लाभ, आज जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उनका लाभ उनको फ्यूचर में मिलेगा। आज जैसे वो थी ना लॉयन एंड द माउस वाली स्टोरी, उसमें माउस ने कहा जब वो कि आज तुम मुझे छोड़ दो, जैसे ही लॉयन ने उसके पंजे को अपने पंजे से उसको पकड़ा तो उसने भीख मांगी, आज मुझे छोड़ दो, आगे मैं भी कभी काम आऊँगा। ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे है कि आज जो आपने कार्य किया है फ्यूचर में उसका लाभ मिलेगा। तो शेर को मिला था, जैसे कि वो हंटर आया था, हंटर ने उसको पकड़ा तो नेट किसने काटी, उस चूहे ने। अगर वो उस दिन बख्श नहीं देता, उसको खा जाता या जो भी करता उसके साथ, तो क्या वो चूहा उसका बचाव करता। तो आपने आज जो कार्य किए हैं उसका लाभ आपको फ्यूचर में मिलता है। तो इसका इडियोमेटिक या प्रोवर्बियल एक्सप्रेशन कौन सा है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन होते हैं वो आपके, जो गूंज एक्शंस की होती हैं वो साउंड की कम होती है, वर्ड्स की कम होती है। ये मैंने अभी डिफाइन किया था, ये तो गलत है। बेटर लेट देन नेवर, दुर्घटना से देर भली, देर हो जाओ कभी लौटो ही ना, उससे तो बढ़िया है कि देर हो जाए। तो ये इससे सूटेबल नहीं। यू रीप व्हाट यू सो, जो आपने बोया है वो ही पाओगे। या व्हेन देयर इज विल देयर इज अ वे, जब चाह है वहां राह है। देखो ये भी गलत है, इसका उत्तर होगा ये। कहने का मतलब आज जो आपने जैसा बोया है, आज जो आपने जो कार्य किया है उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा। आपने बढ़िया कार्य किया है तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, और आपने अगर गड़बड़ की है, गलत कार्य किया है तो फ्यूचर में आपको गलत रिजल्ट मिलेगा। तो ये हो गया सी। तो यानी कि अब यहाँ पे पॉजिटिव वे में कि जेनरसिटी, जो उन्होंने अच्छा सज्जनता भरा कार्य किया है उसका रिवॉर्ड उनको फ्यूचर में मिलेगा। तो ये होगा यू रीप व्हाट यू सो, जैसा आपने बोया है वैसा ही आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं, और 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एडवर्सिटी एंड लॉस मेक अ मैन वाइज। व्हाट डज दिस प्रोवर्ब मीन। एडवर्सिटी यानी बुरे दिन और किसी के लॉस हो जाता है तो मेक अ मैन वाइज, उस व्यक्ति को क्या बना देता है, वो वाइज बना देता है, चतुर बना देता है। तो वाइज मैन इज ऑलवेज मेक अ मिस्टेक, वाइज मैन होता है वो हमेशा मिस्टेक करता है। वी कैन नॉट बी हैप्पी इन डिफिकल्ट टाइम्स, हम कभी भी जो खराब समय होता है उसमें खुश नहीं रह पाते।
एडवर्सिटी एंड लॉस आर अनअवॉइडेबल इन लाइफ। एडवर्सिटी यानी जीर्ण शीर्ण अवस्था, घटिया स्थिति, बुरी स्थिति, कठिनाई, और लॉस, आपने किसी को खोया है या आपका नुकसान हुआ है, वो जीवन में अनअवॉइडेबल है, मतलब उसको अवॉइड नहीं कर सकते, वो तो होगा ही। क्या ये मीनिंग है? या वी गेन विजडम फास्टर इन डिफिकल्ट टाइम्स देन द प्रॉस्पेरस टाइम, कि हम विजडम को गेन कब करते हैं, हमारे अंदर चतुराई कब आती है, जब हम बुरे समय से गुजरते हैं। अच्छे समय से गुजरते हैं तब हमारे अंदर ये चतुराई नहीं आती। ये सही बात है। जैसे अमीर व्यक्ति होता है, उसके बच्चे को, मैंने ये देखा है बहुत सारे लोग, जैसे हमारे टीचर समाज में बहुत सारे हैं जो क्या सोचते हैं कि पैसे को कभी भी वो कलेक्ट करते रहते हैं, कभी खर्च ही नहीं करते, अपने ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको वो बचत करनी है अपने बच्चों के लिए। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहला, वो जो व्यक्ति अपने बच्चों के लिए पैसे कमाता है और उनको देता है, और दूसरा व्यक्ति वो होता है जो पैसे कमाना सिखाता है। तो कौन सा व्यक्ति है वो सही रहेगा आपके हिसाब से? जो कमा के इकट्ठे करके देता है कि हाँ बेटा ये कर लो, और उसको स्किल नहीं सिखाई, और दूसरा व्यक्ति ये जो क्या करता है, उसको सिखाता है कि मेरे वाले पैसे को भूल जाओ, तुम्हें ये करना है, ऐसे सीखोगे। तो सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति ने कमा के दिए हैं, इकट्ठे करके अपने बच्चे को पैसे दिए हैं, वो कुछ समय के बाद में खत्म हो जाएंगे, और वो बच्चा क्योंकि उसको काम करने की कला नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसका जीवन एकदम से खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा जीवन। लेकिन जिस व्यक्ति ने उसको जीने की कला सिखा दी, उसको स्किल सिखा दिया कि तुम इस प्रकार से ये कर सकते हो, ये तुम्हें करना चाहिए, मैं पैसे नहीं दूंगा, तुम्हें स्किल सिखाऊंगा, तो वो व्यक्ति जीवन में नाम कर जाएगा, और उसको पैसों की वैल्यू भी होती है। ठीक है ना? वैसे ही है कि कोई भी व्यक्ति, अब जैसे मान लीजिए वो व्यक्ति जो इकट्ठे करके पैसे अपने बच्चों के लिए रख रहा है, वो क्या नहीं सिखा रहा उनको, उनके लिए जैसे ही उसने कहा कि पापा मुझे जूते चाहिए, एडिडास वाले चाहिए, नाइकी वाले चाहिए, ये लो वो लो ये, लेकिन जैसे ही बुरा समय आता है ना, तब उनको पता चलता है, क्योंकि अच्छे समय में तो उनको पता ही नहीं कमाना क्या होता है, ऐसे वैसे पापा ने पैसे दिए, 5,000 उड़ा दिए, 10,000, लेकिन जैसे बुरा समय आता है तो 2,000 रुपये भी है ना, महीने के 2,000 रुपये, वो भी उसको लगता है यार इसमें से खर्च ना हो जाए। तो सीख कब मिलती है इंसान को? विपत्ति में, यानी कि बुरे समय अच्छा सीख देखा जाता है हमेशा ही। तो आपका, अगर आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये आपका बुरा समय है, इसमें आपको सीख मिलेगी, इसमें आपको पैशंस मिलेगा, इसमें आपको ये पता चलेगा कि वाकई में कौन लोग आपके साथ हैं, तो बहुत सारी सीख मिलेगी। बुरे वक्त में इंसान को अच्छी सीख मिलती है और वो चतुर होता है। अच्छे वक्त होते हैं तो सब पास पास में होते हैं, सब चीज़ें मिलती है, तो चतुराई का कोई काम ही नहीं है। तो वही है कि एडवर्सिटी एंड लॉस मेक अ मैन वाइज, यानी कि वी गेन विजडम फास्टर इन डिफिकल्ट टाइम्स। जब बुरा समय हमारे अंदर आता है तो हमें सीख दे के जाता है, वो उस समय हमें समझ आती है, और अच्छा समय होता है उसमें कुछ नहीं सीखते हम। तो बुरा समय हमें हमेशा ही सीख दे के जाती है। एडवर्सिटी एंड लॉस मेक अ मैन वाइज। एडवर्सिटी और लॉस क्या करता है? एक व्यक्ति को वाइज बनाता है। तो आपको भी वाइज बनना है, ऐसे डरना नहीं है। बहुत सारे लोगों का एक बार में सिलेक्शन नहीं होता, मैं तो कहता हूं होना भी नहीं चाहिए, इन द सेंस कि क्योंकि बहुत सारे लोगों में पहली बार में सिलेक्शन हो ना, उनमें प्राइड आ जाता है, घमंड, स्नोबेरी जिसको बोलते हैं, स्नोबिश हो जाते हैं वो। तो आई डोंट थिंक सो ये सही है। और ठीक है, पहली बार में सिलेक्ट हो जाते हो तो आप ध्यान रखें कि आप अपने अंदर विनम्रता को कायम रखें। आपका सिलेक्शन हुआ है, आप कोई यहाँ पे ऐसे नहीं है कि इंडियन टीम के कप्तान बन चुके हो जो इतना ज़्यादा आप उड़ रहे हो। एक नॉर्मल सी प्रोसेस है। जॉब इज़ नॉट अ लाइफ, जॉब इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। याद रखना, जॉब एक पार्ट है लाइफ का। हर व्यक्ति आज जॉब लगा हुआ है। आप ये मत सोचें कि मैं जॉब लग गया, पता नहीं मैं तो राजा बन गया। नो, जॉब करो आप, क्योंकि जीवन चलाना है आपको। तो इतना ज़्यादा उसको आप ऐसे, कुछ लोग जैसे आरएएस की तैयारी करते हैं तो आरएएस बनते हैं, ऐसे लगता है कि भाई ये तो आरएएस है, ये तो राजा है, बाकी सब। अरे यार, आपको एक बड़ी पद मिला है, बड़ा पद मिला है, तो बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आप उस जिम्मेदारी को विनम्रता से निभाइए। जैसे हमें जिम्मेदारी मिली है विद्यालय में पढ़ाना, प्रिंसिपल की अलग जिम्मेदारी, तो उन जिम्मेदारी को समाज में निभाना होता है, न कि हम अपने पद का ऐसे गलत उपयोग करें, किसी को डराने धमकाने। ये कोई तरीका थोड़ी, ये सही नहीं है। और ये मैं मानता हूं कि जितना ज़्यादा बड़ा पद होता है ना, उतनी ज़्यादा विनम्रता आनी चाहिए। तो आप भी जॉब लगोगे तो विनम्र रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। इट इज कॉमन साइट दैट
व्हेन चार्ज इज नॉट अराउंड वी फील अ बिट केयरलेस एंड ऑफन डू अननेसेसरी थिंग्स। कि ऐसा देखा जाता है सामान्य तौर पे, जब हमारे ऊपर जो हेड होता है, जैसे हमारे ऊपर, जैसे मान लीजिए हम स्कूल में हैं, हमारे प्रिंसिपल हैं वो नहीं आए, तो जितने भी टीचर है वो आराम से कैजुअल कुर्सी पे बैठे हैं, आराम से अखबार देख रहे हैं, अरे चाला ये वो, क्लास में नहीं जा रहे हैं, तो कैजुअल हो जाते हैं, ये बात भी सही है। एंड अननेसेसरी थिंग करते हैं और फिर ऑर्डर करते हैं, इधर आ, इधर तू वहां जा, तू ये वो कर ले, मतलब स्कूल को एकदम कैओस बना देते हैं। तो ऐसा प्रोवर्ब कौन सा है जो इसको जस्टिफाई करता है, तो आपको बताना है। इनफैक्ट द एम्प्लॉइज आर एट ईज व्हेन देयर बॉस इज एब्सेंट। जब बॉस एब्सेंट रहता है तो उसके एम्प्लॉई हैं वो क्या आराम से बैठे रहते हैं, तो सही बात है। जब प्रिंसिपल नहीं होता सारे टीचर क्या करते हैं, बैठ जाते हैं और धूप सेकने लग जाते हैं, अखबार वगैरह पढ़ने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं है इंचार्ज, वो कुछ मानते नहीं है। तो ऐसा कौन सा है बताओ? बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है, ये तो नहीं है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो चमकता है वो तय नहीं है कि वो हमेशा सोना हो, ये भी नहीं है। When the cat is away, the mice will play। जब बिल्ली नहीं होती है तो बिल्ली की एब्सेंस में चूहे हैं वो मस्ती करते हैं, घूमते रहते हैं, उनको डर कहाँ है। या एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, जब कोई व्यक्ति चला जाता है उसकी एब्सेंस में हमारा हृदय उसको याद करता है। मतलब सामने रहता है ना व्यक्ति तब तो ऐसे लगता है हाँ ठीक है, रोज नॉर्मल लगता है, वो चला जाता है तब ज़्यादा याद आती है उसकी। तो इन दोनों में से कौन सा होगा? ये रहा। जिन्होंने उत्तर सी किया उनका बिल्कुल सही है कि बिल्ली की एब्सेंस में माइस हमेशा ही खेलते हैं, क्योंकि बिल्ली रहती है तब तो उनको डर के हिसाब से चलना पड़ता है, कहाँ जाना है कैसे। तो बॉस भी क्या होता है, एक बिल्ली की तरह होता है, वो डांट फटकार लगाता रहता है, ये करो वो करो। लेकिन जब बिल्ली नहीं रहेगी तो चूहे तो क्या करेंगे, मस्ती। तो वैसे ही प्रिंसिपल नहीं रहेगा तो जितने भी टीचर्स हैं वो क्या करेंगे, मस्ती करेंगे, इधर उधर अननेसेसरी काम करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ भी उनको मालूम नहीं है, फिर भी वो अननेसेसरी थिंग्स करते हैं। तो इसमें उत्तर हो जाएगा। क्या ऐसा होता है? अरे भाई होता है, क्यों नहीं होता? सभी जगह होता है, कोई स्कूल में थोड़ी होता है, जितने भी ऑफिसेज हैं उनमें भी होता है। When we don't meet the people we care for a long time, we develop feeling of love and affection even more. Moreover, we think of them a lot, we talk of them. ये बहुत बढ़िया चीज है कि जैसे कोई, ये सेंटेंस क्या है पहले इसको समझो। When we don't meet the people we care for a long time, जिनकी हम परवाह करते हैं और उन लोगों को हम लंबे समय तक नहीं मिलते हैं, we develop a feeling, तो हमारे अंदर एक फीलिंग आ जाती है लव की और अफेक्शन की, और ज़्यादा बढ़ जाती है वो उन लोगों के लिए। Moreover, we think of them a lot, और उससे भी ज़्यादा हम उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई ट्रू लव है, ठीक है ना, सो कॉल्ड ट्रू लव तो आई डोंट नो एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, बट किसी का कोई ट्रू लव होता है तो शुरुआत में वो क्या होता है, वो दूर दूर होते हैं, तो वो एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत बातें करते हैं, बिकॉज अभी दोनों की सच्चाइयाँ सामने नहीं आई, ठीक है। तो बहुत सारी बातें ऐसे चलती है, लेकिन जैसे ही उनका कम्युनिकेशन गैप है वो थोड़ा सा कम होता है, यानी उनकी शादी हो जाती है या साथ में रहना शुरू कर देते हैं, तो एक दूसरे की परवाही बंद हो जाती है। ये ह्यूमन नेचर, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही उन दोनों में लड़ाई हो गई और 2 महीने तक वो बात नहीं कर रहे हैं, तो वो लव है ना जो एब्सेंस में था, अब दोनों मिल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं हो रहे हैं ना, तो अब दोनों एक दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और होता है, कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए साथ में रह रहा है, तब तो उसको परवाह नहीं होती क्योंकि नॉर्मल लगता है, जैसे ही वो व्यक्ति चला जाता है इस जीवन से तो उसकी बहुत याद आती है, फिर याद करते हैं यार उससे इतनी बातें करनी थी, ये जब समय था तब आपने की नहीं। तो ये होता ही है, ये ह्यूमन नेचर है। कहने का मतलब कि किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसकी यादें बहुत ज़्यादा आती है, और सामने रहता है तो कुछ यादें ही नहीं आती, बातें ही नहीं होती, गुस्से में लड़ाई होती है। तो आपको ध्यान रखना है, व्हेन वी डोंट मीट द पीपल, जिन लोगों की हम परवाह करते हैं, ज़्यादा समय तक उनसे नहीं मिलते हैं, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं होता है, तो उनकी यादें बहुत ज़्यादा आती है। इसका मतलब ये हो गया एब्सेंस मेक द हार्ट ग्रो फॉन्डर, कि अनुपस्थिति में हमारा हृदय है उन लोगों के लिए और ज़्यादा ऐसे फॉन्डर हो जाता है, अरे यार उससे मिलना था, कैसा होगा वो, क्या कैसे, है ना, ये चीज़। और एब्सेंट ही होता है। तो ये व्यक्ति जब कोई व्यक्ति चला जाता है ना तब उसको ये महसूस होता है, उससे पहले तो नहीं होता। समटाइम्स कोई उसका बहुत निजी होता है जिससे वो बहुत चाहता है लेकिन समय नहीं दे पा रहा है, लेकिन वो चला जाता है तो उसके बाद बहुत याद आती है कि यार मुझे इतनी बातें करनी थी। तो अच्छा ये रहेगा आप थोड़ी बहुत बातें करते रहें। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये नहीं होगा। थिंक ऑफ डेविल एंड डेविल इज हियर,
शैतान का नाम लो, शैतान हाजिर, तो शैतान तो हाजिर है ही नहीं। एन एप्पल ऑफ अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, ये नहीं होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने ए उत्तर किया है उनका बिल्कुल सही है। मतलब एकदम सिंपली आपको पता ही क्या हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। ये क्या कहना चाह रहा है देखिए फिर से। इट इज एडवाइज दैट वी शुड नॉट स्पेंड मोर देन व्हाट वी हैव, वी शुडंट क्रॉस आवर लिमिट एंड मस्ट रिमेन विद इन आवर बाउंड। पूरा मीनिंग है, ये कहा जाता है, ये हमें सबको सलाह मिलती है कि हम लोगों को जितना हमारे पास धन है उससे ज़्यादा धन स्पेंड नहीं करना चाहिए, हमें अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, हमें अपनी बाउंड्री में, अपनी लिमिट में ही रहना चाहिए। तो कौन सा ऐसा प्रोवर्ब है जिसको जस्टिफाई करता है? टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करता। चैरिटी बिगिंस एट होम, दान है वो घर से शुरू होता है, दूसरों के घरों से नहीं होता। दूसरों के घर से दान ले रहे हैं तो पहले खुद दान दो, खुद एक बनो। बेगर मस्ट नॉट बी चूजर्स, जो बेगर्स होते हैं वो चूजर्स नहीं होते, है ना। जो किसी व्यक्ति से कुछ लेना चाह रहे हैं वो चॉइस नहीं दे सकते कि भाई मुझे ये दे दो वो दे दो। आप चॉइस नहीं ले सकते क्योंकि आपको जो ले दो वो देगा ना, वो ही लेना पड़ेगा। तो भिखारी होते हैं या जो किसी से ऋण लेना चाहते हैं वो चूजर्स नहीं हो सकते, मुझे ये दे दो वो दे दो। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ्स, अपना कोट है वो अपने क्लोथ के अकॉर्डिंग ही काटो, जितना आपका कपड़ा है उतना ही आपका कोट बनेगा, उतना ही काटें आप। इसका मतलब है कि जितनी आपकी चादर है उतनी आपको पैर पसारने चाहिए। बिल्कुल यही है कि कहने का मतलब जितने आपके सोर्सेज हैं उतना ही आपको खर्चा करना चाहिए। अदरवाइज ये एडवाइस की जाती है कि आपको जितना आपका धन है उससे ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। जिन्होंने डी किया है वो बिल्कुल सही है। कहने का मतलब जितनी आपकी चादर है उतने आपके पैर पसारने चाहिए, जितना आपके पास कपड़ा है उतना आपका कोट बनना चाहिए। तो जितने आपके पास में संसाधन है उसका इस्तेमाल करें, और जितने संसाधन नहीं है ऋण मत लें जहाँ तक हो संभव, ये कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है देखिए। स्टॉप पोस्टिंग ऑल पिक्चर्स ऑन फेसबुक, आई डोंट वांट एवरी टू नो सो मच अबाउट मी। सारी पिक्चर्स है वो फेसबुक पे पोस्ट करना बंद कर दो, मैं नहीं चाहता या चाहती कि मेरे बारे में कोई ज़्यादा जाने। मैन इन रोम, रोमन मैन, टॉम डिक एंड हैरी, टॉम डिक एंड स्टैनली। मेरी पिक्चर है वो पोस्ट करना बंद कर दो फेसबुक पे, मैं नहीं चाहता या चाहती कि कोई भी मेरे बारे में ज़्यादा जाने। कोई भी मतलब एवरीवन, यानी कि एरा गेरा। तो मैन इन रोम, रोम वाला आदमी, रोमन मैन गलत है। टॉम डिक एंड हैरी या टॉम डिक स्टैनली, टॉम डिक एंड हैरी का मतलब होता है एवरीवन, मतलब कोई भी, नॉट डिस्टिंग्विश्ड की पर्टिकुलर वन नहीं, कोई भी, मतलब हर कोई मेरी तस्वीर को देखे, मैं नहीं चाहता। मतलब पर्टिकुलर जो मेरे दोस्त हैं वो तो देखें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फेसबुक पे डाल दी तो हर कोई देखेगा, तो मैं ये नहीं चाहता। तो टॉम डिक एंड हैरी का मतलब है नॉट पर्टिकुलर बट एवरीवन। स्टॉप पोस्टिंग ऑल माय पिक्चर्स ऑन फेसबुक, आई डोंट वांट एवरी टॉम डिक एंड हैरी। तो टॉम डिक एंड हैरी का मतलब हो गया एवरीवन, नॉट पर्टिकुलर, कि हर कोई, एरा गेरा जिसे बोलते हैं ना, एरा गेरा नथु गेरा, वो होता है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है देखिएगा। पीपल ऑलवेज से टू जस्ट स्टडी अब्रॉड, बट टू बी ऑनेस्ट बिकॉज फॉरेन स्टूडेंट्स फेस चैलेंजेस टू। लोग हमेशा ऐसा कहते हैं कि अब्रॉड में यानी विदेशों में पढ़ाई करो, लेकिन विदेशों में पढ़ने वाले बच्चों को भी तकलीफ होती है, उनके भी समस्याएं होती है। तो द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, यू कांट हैव द केक एंड एट इट टू, इट टेक्स टू टू टैंगो। देखो डांस, टैंगो डांस करने के लिए दो आदमी चाहिए, कहने का मतलब लड़ाई है या ताली एक हाथ से नहीं बजती। ये तो उसका मतलब है कि अगर आपने लड़ाई की है तो एक व्यक्ति खुद तो लड़ाई नहीं कर सकता, तो ये तो मीनिंग नहीं दे रहा है। यू कांट हैव द केक एंड ईट इट टू, आप केक को रख भी नहीं सकते और खा भी नहीं सकते, मतलब दोनों काम नहीं कर सकते, या तो रख लो या खा लो, दोनों में से एक होगा, तो दोनों काम नहीं हो सकते, तो ऐसा भी नहीं है इसमें मीनिंग। रोम एक दिन में नहीं बना था, तो कोई कार्य सडनली आप नहीं कर सकते, आपको पॉपुलैरिटी चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, पैसे चाहिए, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, और इसमें टाइम लगता है, क्योंकि रोम भी एक दिन में नहीं बना था, उसको भी टाइम लगा था।
द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। कहने का मतलब फेंस बोलते हैं कि जैसे झाड़ी की बनी हुई होती है जिसमें हम डिवाइड करते हैं किसी खेत को, तो फेंस के दूसरी साइड में घास हमेशा ही हरी दिखाई देती है। कहने का मतलब दूसरी कोई थाली में हमेशा ही क्या घी ज़्यादा दिखाई देता है कि हाँ उस वाले में यार घी ज़्यादा है, मेरे वाले में कम है। कि दूसरों की जो चीज़ें होती है ना वो हमें हमेशा अट्रैक्ट करती है, अपने वाली तो घर की मुर्गी दाल बराबर समझो। तो यही है कि पीपल ऑलवेज से टू जस्ट स्टडी, लोग हमेशा कहते हैं कि अब अब्रॉड में स्टडी करो, विदेशों में करो, लेकिन सही बात बताऊं कि ये बात वैसी है कि जैसे यहाँ पे कोई बैठा है तो उसको लग रहा है कि हाँ विदेशों में पढ़ने पे पता नहीं क्या हो जाएगा, यानी कि द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो जो लोग यहाँ इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए यही है कि दूसरों की थाली में घी ज़्यादा लग रहा है, यानी कि कोई व्यक्ति अब्रॉड पढ़ रहा है तो वो ऐसे सोच रहे हैं अब्रॉड पढ़ रहा है पता नहीं वहाँ पे क्या क्या पता कैसा होगा, और उसको ये पता है कि अब्रॉड पढ़ो चाहे इंडिया में पढ़ो उनको दिक्कत होती ही है। तो दूसरों की थाली में घी, यानी कि अब्रॉड जो व्यक्ति पढ़ रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमें लगता है, क्योंकि उनकी थाली में घी हमेशा ही आपको ज़्यादा लगेगा। तो द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। फेंस की उस साइड यानी आपकी साइड में आपके खेत है वहाँ की घास तो आपको क्या लगेगी, नॉर्मल लगेगी, और दूसरों वाली जो घास है, दूसरों के खेत वाली घास है वो आपको ग्रीन लगती है कि हाँ यार ये बंदा विदेश में पढ़ रहा है, ये बंदा तो वाकई में इंटेलिजेंट होगा, इसके तो क्या दिक्कत है, इसके तो मज़े हैं। मज़े किसी के नहीं होते, आपको लग रहा है कि उसकी खेत वाली घास ग्रीन है लेकिन उसको ही पता है कि ये ग्रीन नहीं है, उसको भी उतनी दिक्कत हो रही है। तो दूसरों की थाली में घी ज़्यादा लगना, ये इस इडियम का प्रोवर्ब का मीनिंग। अंतिम क्वेश्चन आज का है और इसके साथ ही आपका प्रोवर्ब, मुझे ये लगता है इनमें से एक दो आ जाएंगे, है ना। यू शुड रियली एंड टेक अप हिज ऑफर एंड गो टू ऑस्ट्रेलिया एंड स्टार्ट अ बिजनेस, इट इज अ वन इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है तुम्हें वो ऑफर ले लेना चाहिए और तुरंत ऑस्ट्रेलिया चले जाना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए बिजनेस, क्योंकि जीवन में ऐसी अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक बार ही आती है। तो स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, हथौड़ा मार दो जब लोहा गर्म है, टेक द चांस ले लो, फॉलो द रोमन को फॉलो करो, बाइट द बुलेट वंस, बुलेट को चबा लो। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। यानी कहने का मतलब अभी तुम्हारे पास ऑफर आया ना, तुरंत बस एक्सेप्ट करो, यानी लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, तुम्हें ऑफर मिला है तुरंत ले लो ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि ऐसे ऑफर बार बार नहीं आते। तो स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, क्योंकि लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो। इस तरह से ये 25 क्वेश्चन है। लेट मी नो आपको कैसा लगा, क्या कुछ क्वेश्चन है जो सही हुए। देखिए एक बात बताता हूँ, ये 25 क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली में ये 100 हो जाते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन पर हम बात कर रहे हैं ज़्यादातर, तो ये कम से कम 60-70 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। और 60-70 क्वेश्चन अगर हल हो रहे हैं एट अ टाइम, तो आप सोचिए कि 1 घंटे में इतना कुछ हो रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कि मोर देन सफिशेंट है। फिर दूसरी जो सीरीज होगी इसके रिवीजन वाला पार्ट, उसमें देखिए क्या कुछ होगा। तो जुड़े रहिए, बने रहिए MEP से, और मेरा ध्येय रहेगा कि आपके सिलेक्शन को तय करूं। आप भी थोड़ा सा देखिए, कुछ एक्सपेक्टेशन मेरी भी आपसे, तो थोड़ा सा अगर आपको बढ़िया लगता है तो लाइक तो आप करना शुरू कर दिया, थैंक यू फॉर दैट, और आपने कमेंट्स भी देने शुरू किए, थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो। बट एक चीज़ और कीजिए, जितने भी आपके ग्रुप बने हुए हैं, आपको लग रहा है कि वाकई में मैं कुछ जस्टिफिकेशन कर रहा हूँ और मेरे पढ़ाने का तरीका ठीक है, आपको बढ़िया लग रहा है, उससे फ़ायदा मिल रहा है, तो गुडनेस शुड बी स्प्रेड। तो गुडनेस को आप फैला दीजिए सब लोगों के पास, उनको बताइए कि यहाँ पे भी कुछ अच्छा मिल रहा है, ये आप ही कर सकते हो। तो इतनी हेल्प मैं आपसे मांग रहा हूँ। थैंक यू।